Welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are Global Order Caught Up in a Swirl of Chaos, Reform Bail Law but Make the Right Diagnosis First, A Shot in the Arm for Rule of Law, Learning Lesson. ये 4 टॉपिक है जिसमें कि थर्ड टॉपिक जो है हमारा ये 25 तारीख का है, ठीक है। इसको और ये दोनों एक ही मुद्दा पे था, बेल लॉ पे, तो इसीलिए हम लोग इसको क्लब कर एक टॉपिक बनाए हैं, ठीक है। चलते हैं, पहला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक में वही बात चल रहा है कि जो अभी इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो बनने वाला है, जो शेप ले रहा है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों को पता है कि रसिया यूक्रेन वार रेगुलर चल रहा है, ठीक है, और ये हर एक न्यूज़ में भी आ रही है। लेकिन इसमें जो राइटर बोल रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा रसिया यूक्रेन के अलावा भी अदर जो इशू है वो जो शेप कर रहा है, अदर ग्लोबल इशू है जो कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी शेप करेगा और जो आने वाले टाइम में किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम होगा उसको भी शेप कर रहा है। तो उसी में ये बात बताएं कि भाई क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो यूरोप में बदलाव देखने को मिल रहा है, एक हेडिंग हम लोग इसको पढ़ेंगे। रसिया और चाइना का जो पार्टनरशिप है उसमें फर्दर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसको देखेंगे। इंडिया के अगल बगल में जो नेबर में क्या इशू चल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। वेस्ट एशिया एक मेजर पाइवट रोल प्ले कर रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और एक है न्यूक्लियर डेटरेंस। तो ये इसके अलावा, ये तो आप लोग सब जानते हैं रसिया यूक्रेन वार जो है जो इम्पैक्ट कर रहा है, उसके अलावा जो है ये पॉइंट इसको देखना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में राइटर ने बताया है कि कैसे ये सब चीज़ भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहला से चलते हैं। पहला तो पता ही है रसिया यूक्रेन वार का हम लोग को पूरा अंदाजा है, पहले से बहुत दिन से चल रहा है। तो ये क्या क्या करता है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, तो शॉर्ट में देखते हैं। यूरोपियन यूनियन को इम्पैक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। रिलेशन क्या चेंज कर रहा है, ग्लोबली रिलेशन चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। चाइना रसिया के करीब जा रहा है, रसिया ईरान के करीब जा रहा है, ईरान और चाइना में हो गया कॉपरेशन हो गया। आपको पता होगा 25 ईयर ऑफ कॉपरेशन इसमें हो गया, मेमोरेंडम साइन हो चुका है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में ये रसिया यूक्रेन के वार के बाद रिलेशन में भी बदलाव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो सैंक्शन पहले काम करता था, इकोनॉमिक सैंक्शन, अब रसिया पे ये इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डाल रहा है, रसिया मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। ईरान पे भी सैंक्शन है लेकिन वो नहीं मानने को तैयार है। अभी कल या परसों का न्यूज़ आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पे रसिया जो वेस्ट एशिया में जाता है और वहाँ पे उसका ट्राइलेटरल समिट हो जाता है एक तरह से। तो जो ईरान है, रसिया है, ये दोनों मिलकर और एक अपना जो सैंक्शन जो कंट्री है वो साथ में आ गया है। तो वो ये चेंजिंग दिखा रहा है, जिसको सैंक्शन लगा रहा है वो साथ में होकर अपना एक ग्रुप बना रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अच्छा, वो जो ट्राइलेटरल था उसमें रसिया था, ईरान था और एक आपका टर्की था, ठीक है ना। हम लोग सैटरडे के न्यूज़ में इसको देख चुका हूँ। आगे है चेंज इन यूरोप में क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो यूरोप में आप देखिएगा कि जो जर्मनी में जो पहले जो चांसलर थी एंगेला मार्केल, अब ओलेफ आ गए हैं। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग ये थी उतना स्ट्रॉन्ग इनको नहीं माना जा रहा है। जितना विजनरी ये मार्केल थी उतना नहीं माना जा रहा है। जब ये थी उस समय जर्मनी का एक स्ट्रेंथ दिखता था, अभी वैसा नहीं दिख रहा है। और इनको फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस भी नहीं है ओलेफ को, ठीक है। तो एक तो ये इशू कि अभी जो हम यूरोप को जो चाहिए एक लीडरशिप, वहाँ पे जर्मनी अभी नहीं दे पाएगा फिलहाल, ये बात राइटर बता रहे हैं। दूसरा, फ्रांस में भी बात चल रहा है कि फ्रांस में जो मार्कोन है, तो वो अभी जो पार्टी जो अभी वहाँ के पीएम है, जो वहाँ पे भी रूलिंग पार्टी के हेड हैं, वो भी अभी क्या हो रहा है, जो अपोजिशन है वो मेजोरिटी अभी इलेक्शन में मेजोरिटी में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये भी हो सकता है कि इनका जो पावर है धीरे धीरे वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा और जिस तरह का लीडरशिप चाहिए अभी यूरोप को, ये नहीं दे पाएंगे। तो जर्मनी हट गया, फ्रांस हट गया, यूके जो है अपने खुद ट्रबल में चल रहा है, उसमें आप देख रहे हो कि रिसेशन के जाने का उसको खतरा सता रहा है। पैंडेमिक का इम्पैक्ट अभी तक है। पॉलिटिकल क्राइसिस आप देखे होगे, वहाँ के पीएम रिजाइन करने का बाद जो चल रहा है वो पूरा जो सिनारियो है वो आपको आइडिया होगा ही। बोरिस जॉनसन के बारे में बात करूँ मैं। तो आगे अगला और क्या यूरोप में, तो निगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू यूक्रेन वार, वहाँ पे इकोनॉमिक में निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन वगैरह देखने को मिल रहा है, फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है जो यूरोप में अभी दिख रहा है, अभी का सिनारियो ये है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी भी वहाँ पे इशू है क्योंकि रसिया और यूक्रेन को देखा जाता है वो ग्रेन सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इम्पैक्ट यूरोप का है। दूसरा, इसमें चाइना और रसिया का जो लिंकेज है या रिलेशन है उसको कैसे देखा जा रहा है। तो ये भी चाइना और इसका जो लिंकेज है वो फर्दर स्ट्रेंथन होते जा रहा है। 1950 में एक रिलेशन बना था, उसका साइनो सोवियत अलायंस बना था, ठीक है। वैसा ही इसको लिंक किया जा रहा है। अभी वाला जो इसका रिलेशन है
उस टाइम वाले का जो साइनो सोवियत अलायंस हुआ करता था वैसा रिलेशन अभी माना जा रहा है, ठीक है ना। लिप एंड टिथ रिलेशनशिप इसको एक टर्म यूज किया गया था। अगला है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे भी और इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे भी ये बढ़ तो रहा ही है, प्लस रसिया का एंट्री, रसिया का सपोर्ट इसको फर्दर स्ट्रेंथन कर देगा पैसिफिक में भी और इंडो पैसिफिक में भी, ठीक है। दूसरा ये एक अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो यूएस और चाइना रसिया काउंटरिंग जो हो रहा है, यूएस एक साइड में, चाइना रसिया को काउंटर कर रहा है यूएस। तो यहाँ पे यूएस जो है अपना एक ब्लॉक बनाए हुए, जैसे अलग अलग ब्लॉक है यूक्यू, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ये साथ मिलके है। फिर क्वाड है, आपको पता है क्वाड में यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। एक ब्लू पैसिफिक है नया जो है, ये आपका यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। तो ये इस इंडो पैसिफिक वाले जो रीजन में और पैसिफिक वाले रीजन में यूएस अपना प्रेजेंट ये सब जो रिलेशन है, ये सब जो रिलेशन को एक ग्रुप को बना के रखा हुआ है, उसको काउंटर कर रहा है चाइना अपना, चाइना और रसिया से जो अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर, ठीक है। ये दोनों ही काउंटरिंग कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। रसिया चाइना एक साथ है जो काउंटर कर रहा है, ठीक है, और रसिया चाइना एक साथ काउंटरिंग कर रहा है यूएस को, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जैसा रसिया यूक्रेन में देखने को मिल रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन, यूएसए और नाटो ये सब साथ मिलकर आ रहा है इस वार के अगेंस्ट में, ऐसा चाइना में नहीं देख। चाइना और ताइवान का भी हो रहा है इशू, लेकिन इसमें कोई भी एशियन कंट्री जो है यूनिटी नहीं दिखा रहा है कि उसको अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें कारण ये भी बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ जो एशियन नेशन है वो किसी के साइड लेना नहीं चाह रहा है, कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाह रहा है। कारण यहाँ पे कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े होंगे, कारण यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसका जो प्रायोरिटी है एशियन नेशन का वो डिफरेंट है। एशियन नेशन का प्रायोरिटी अलग है इन कंपेरिजन टू द यूरोपियन नेशन का, ठीक है। एशियन नेशन अपना कुछ दूसरा चीज़ चाह रहा है, ठीक है। तो ये कारण है कि एशियन नेशन जो है इस कन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं लेना चाह रहा है, ठीक है। अगला है इसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में। तो इसमें आप देख रहे हो इंडिया के अगल बगल में भी क्या क्या हो रहा है। तो पहला तो है कि इंडिया रसिया और चाइना का रिलेशन को इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है। इंडिया के पास एक डाउट है कि क्या रसिया आज भी हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड के तौर पे काम करेगा, क्योंकि रसिया चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना इंडिया से, चाइना इंडिया का रिलेशन अलग है, रसिया चाइना का रिलेशन अलग है। और रसिया और इंडिया का रिलेशन जो पहले मतलब फ्रेंड के तौर पे था, क्या अभी भी है, ये एक आपका क्वेश्चन मार्क के तौर पे है। क्या क्वाड जो है वो ग्रुप चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को सपोर्ट करेगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बनता है। चाइना चाहता है, चाइना जो है वो एशिया में अपना डोमिनेंस चाहता है, और उसी कैसे डोमिनेंस चाहेगा वो आपको इंडिया को साइडलाइन करके, ठीक है। और अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका वो फायदा उठाना चाह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में, ठीक। एक तो ये है चाइना से लिंक में इंडिया का क्या रोल है। दूसरा है इंडिया जो है तालिबान अफगानिस्तान जो रिलेशन है उसमें अभी काम करना स्टार्ट कर चुका है, वो फिर आगे चल के कैसा फॉर्म लेगा ये अभी पूरा अभी पता नहीं है। श्रीलंका का सिचुएशन वो भी डाउटफुल है। श्रीलंका में जो सिचुएशन है क्या वो एंटी इंडिया रहेगा या इंडिया सेंटीमेंट कैसा रहेगा, ये डिटरमाइन करेगा इंडिया का जो पावर है गेन करेगा या कम मतलब बढ़ेगा या घटेगा इसका, ठीक है। तो ये मेजर है। इंडिया और इट्स नेबर में भी डाउटफुल चल रहा है, वो आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद वेस्ट एशिया का बात चल रहा है कि वेस्ट एशिया में भी चेंजिंग आ रहा है। बेसिकली ये सारा चेंजिंग बता रहा है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है जो नया वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा है वेस्ट एशिया में भी आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ है, ठीक है ना, अब्राहम अकॉर्ड। उसके बाद आपका आप बताइएगा अब्राहम अकॉर्ड में कितने कंट्री हैं। ऐसे 3 कंट्री हैं और 3 कंट्री में कौन कौन है, नाम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको। अगला है आपका वीकनिंग ऑफ यूएस रिलेशन विद द अरब नेशन। अरब नेशन में इसका पकड़ धीरे धीरे अब कम हो रहा है, और इसका जगह जो है रसिया और चाइना का एंट्री ईरान एज ए फलक्रम के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो ट्राइलेटरल जो समिट हो गया था, अभी हुआ था वेस्ट एशिया में, आपका यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ से गए और यूएस के, और इधर से आपके रसिया के पुतिन यहाँ पर पहुँच गए ईरान में, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रायल समिट हो गया ईरान में, रसिया में और आपका टर्की के प्रेसिडेंट के बीच में। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि ईरान एक फलक्रम के तौर पे अभी काम कर रहा है कि दोनों टारगेट कर रहा है, यूएस भी उसी को टारगेट कर रहा है नेगेटिव वे में, मतलब उसको सैंक्शन वगैरह लगा रहा है, और रसिया उसको सपोर्ट कर रहा है, और ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजिंग सिनेरियो है जो आपके माइंड में रहना चाहिए। इंडिया का रिलेशन इजराइल से है, 90s के समय से है। यूएई का रिलेशन जो है अभी पास्ट ईयर में, जो कपल ऑफ ईयर में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ईरान जो है, ईरान का रिलेशन अभी डेडलॉक सिचुएशन में, अभी पूरा पहले तो अच्छा था, फिर सैंक्शन लगा तो धीरे धीरे इंडिया अपने उससे थोड़ा बाहर आ गया। पहले जैसा इंगेजमेंट अब ईरान में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया का
वेस्ट एशिया में इंडिया का प्रेजेंट के बारे में ये बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक और बात चल रहा है कि न्यूक्लियर डेटरेंस भी क्या करने वाला है, कुछ होगा क्या। हाँ, न्यूक्लियर डेटरेंस का बात यहाँ ये चल रहा है कि रसिया जो है, ये मतलब एलिगेशन लगाया जा रहा है वेस्ट के तौर पे कि रसिया हो सकता है यूक्रेन में अगर वार कर रहा है तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर ले। एक तो ये इसका शक है, और दूसरा जो इंडिया और चाइना में जो डेटरेंस न्यूक्लियर का गैप है वो ज़्यादा है। तो इस केस में इंडिया हो सकता है कि आपका वेस्ट से सपोर्ट ले सकता है। वेस्ट मतलब यहाँ पे हुआ आपका यूएसए वगैरह वाला जो एरिया है जहाँ से, तो वेस्ट का सपोर्ट यहाँ लेने का संभावना बनता है। तो जब जिससे सपोर्ट लोगे तो हो सकता है उसमें जो रिलेशन भी बदलने का चांसेस है, किसी से कोई दोस्त है जो दुश्मन हो जाएगा, जो जिससे काम लेना है वो हो सकता है और करीब आ सकता है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर जो है, चेंजिंग सिनारियो जो है, ये सारा चेंजिंग सिनारियो हमारा आने वाला फ्यूचर का जो कैसा गवर्नेंस होगा, फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम, इस पर हम लोग पूरा बात किए। एक अच्छा है, आप इसको ये पूरा का पूरा आंसर में यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपका अगर आईआर का आंसर क्वेश्चन आता है तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आप यूटिलाइज कर लोगे, आप आंसर में डालोगे, आंसर आपका इंप्रूव हो जाएगा पहले के प्रति, ठीक है। अगला हमारा है रिफॉर्म बेल लॉ बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट, और साथ में जो 25 का है, ये 25 तारीख का ये बिल था ये, तो उसको भी हमने इसमें ले लिया। दोनों सेम टॉपिक पे था तो इसीलिए एक साथ ले लिए हैं। बेसिकली इसमें बता रहा है कि इसको ये दोनों को लेने से पहले हम लोग कुछ जो फैक्ट फिगर है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें डेटा बताया है कि भाई 75% जो प्रिजनर है, 75% जो प्रिजनर है इंडिया पे वो अंडर ट्रायल में है, ठीक है। और 118% जो है जो इंडिया का प्रिजन है ओवर क्राउडेड है, ठीक है ना, ओवर क्राउडेड है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 3 जजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी हाल फिलहाल में सत्येंद्र कुमार अंतिल का जो आया है ये इंपॉर्टेंट है, अभी करंट वाला यही है, ठीक है ना, ये जून में आया है, सॉरी जुलाई में आई थिंक सो आया है, जुलाई में ही आया है। और बाकी जो 1-2 नाम और है, एक तो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, इसमें भी अर्नेश कुमार गाइडलाइंस आता है, ठीक है। और एक है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद्र, 1977 का है। ये बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है, बेसिक रूल इज बेल नॉट द जेल, एक्सेप्शन कुछ और होगा, लेकिन ये जो लाइनिंग है बेसिक रूल इज बेल नॉट द जेल, यहीं से स्टार्ट होने लगता है। और इसी के ऊपर बहुत सारा जजमेंट और भी आता है, ऐसा नहीं कि 3 ही, और भी बहुत जजमेंट है। लेकिन मेजर जो आजकल जो न्यूज़ में आ रहा है वो आपका ये 2 न्यूज़ में आ रहा है, एक तो अर्नेश कुमार का नाम और एक सत्येंद्र कुमार अंतिल का नाम। तो ये दोनों के बारे में आप याद रखिए, एग्जाम में अगर बेल के बारे में आएगा तो ये दोनों को मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और देखिए अर्नेश वाले में क्या था, तो अर्नेश वाले में जो गाइडलाइन था उसमें एक तो बात किया गया कि अरेस्ट शुड बी एक्सेप्शन, अरेस्ट एक्सेप्शन केस में ही लेना होगा जहां पे पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर हो, 7 है ना, एक्सेप्शन, अरेस्ट एक्सेप्शन होना चाहिए, ना कि रूल होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक चीज और करवाया कि पुलिस ऑफिसर जो है अननेसेसरी अरेस्ट ना करे, और मजिस्ट्रेट जो है नॉट ऑथराइज डिटेंशन इन कैजुअल मैनर, डिटेंशन इन कैजुअल मैनर मतलब एक तरह से ये पुलिस ऑफिसर पे भी बात कहा और मजिस्ट्रेट को भी गाइडलाइन दिया, ठीक है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इम्पोज सर्टेन चेक एंड बैलेंस ऑन द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट एन अक्यूज, ठीक है। तो एक तरह से आप 2 नाम याद रख सकते हो अर्नेश कुमार का, 2 चीज के लिए कि अरेस्ट शुड बी एक्सेप्शन, और दूसरा जो है चेक एंड बैलेंस पुलिस पे डाला, इतना याद रखना है, ठीक है। इतना याद रहेगा, काम चल जाएगा आपका। फिर अभी जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का आया है तो इसमें बात चला है कि एक तो गाइडलाइन दिया और एक ऑब्जर्वेशन। हम लोग गाइडलाइन और ऑब्जर्वेशन दोनों देखते हैं। गाइडलाइन में क्या था कि नो अरेस्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के समय में अरेस्ट नहीं करना है, और एक्यूज जो है वो थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन आपको कॉपरेट करेगा, तब नहीं कॉपरेट करेगा तो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और गाइडलाइन दिया कि भाई टाइम लाइन डिस्पोजल ऑफ बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल को आप एक टाइम मैनर में आप इसको डिस्पोज करो। तो ये गाइडलाइन के तौर पे आप इसको देख सकते हो। और एक और सजेशन इसमें दिया कि आप न्यू बेल लेजिस्लेटिव बनाइए जो कि यूके में जो प्रेजेंट है अभी उसके जैसा हो, ठीक है। ये इस जजमेंट में आया। इसमें फिर ऑब्जर्वेशन के तौर पे अगर हम देखें कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप कोट दिया, तो बोला कि इन इफेक्टिवनेस ऑफ जो हमारा बेल सिस्टम है वो इनइफेक्टिव है वो, ठीक है। और उसके कारण ही क्राइसिस जो हमारा जस्टिस सिस्टम में जो क्राइसिस इन जस्टिस इंडियन जस्टिस सिस्टम हुआ है। दूसरा है ये एक जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, अगर जब तक गिल्टी नहीं साबित होता है तो आप इनोसेंट हैं, और बेल नॉट जेल, ये 2 प्रिंसिपल है कि आपको बेल मिलना चाहिए ना कि जेल, ये 2 प्रिंसिपल को भी इग्नोर कर रहा है आज का जो हमारा जो सिस्टम जो बेल सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तीसरा ये जो अभी का जो सिस्टम जो चल रहा है हमारा बेल का, वो ह्यूमन राइट का भी वायलेशन कर रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट का, ठीक है। और आपका जिस तरीका से आप अरेस्ट कर रहे हो वो एक तरह से शो करता है कि आप कॉलोनियल माइंडसेट में जी रहे हो, और इंडिया को पुलिस स्टेट के तौर पे देखने के लिए दिख रहा है अभी जिस तरह से आप अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कॉलोनियल माइंडसेट से
आप ये सब काम कर रहे हो। तीसरा है एजेंसी मस्ट, एक और बात बोला कि एजेंसी को सिविलाइज होना पड़ेगा, आपका क्रिमिनल सस्पेक्ट और कन्विक्ट दोनों के प्रति सिविलाइज होने का बात कर रहा है, सिविलाइज्ड होना जरूरी है, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो आज का जो बात है, आज का जो हमारा जो एडिटोरियल था उसमें बोला कि ठीक है, लॉ बेल तो आप नया लॉ तो बनाइएगा, लेकिन पहले आपको ये जरूरी है कि आप एग्जैक्ट नेचर जो प्रॉब्लम जो है उसका एग्जैक्ट नेचर पता कीजिए, उसके तह में जाइए कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब के हिसाब से ही आप अपना नया बेल बनाइए, जो बेल लॉ बनाइए। तो इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा कि भाई कितना व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अंडर ट्रायल आर अप्लाइंग फॉर बेल, कितना जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन जो है अंडर ट्रायल में है और वो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये देखिए व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बेल एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, कितना एक्सेप्ट हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, और कौन से ग्राउंड पे हो रहा है, ठीक है, कौन से ग्राउंड पे हो रहा है वो भी देखिए, ठीक है। और इज बेल कंप्लायंस ए फार बिगर प्रॉब्लम देन डिनायल और बेल ऑफ बेल, मतलब अगर हम बेल दे रहे हैं और डिनायल कर रहे हैं तो दोनों में कौन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, इसको भी देखिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बताया है कि क्या क्या इशू है। एक चीज़ ये भी बताया कि हमारे पास ये सब का क्वेश्चन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको खोजना पड़ेगा। तो इसमें ये बताया कि भाई हाँ, और जब आप ये आंसर के साथ साथ इस जो ऊपर वाला जो आंसर है, ये आंसर के साथ साथ आप क्या क्या और कंसीडर करो जब आप बेल लॉ बनाओगे नया। तो एक तो डेमोग्राफिक अंडर ट्रायल, कितना आदमी अंडर ट्रायल है उसको देखिए, किस कैटेगरी का ऑफेंस है, और टाइमलाइन फॉर बेल, कितना दिन में टाइम आपको बेल मिलता है उसको देखिए, और सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है जो उसको भी एड्रेस करिए, और स्ट्रक्चरल बैरियर जो प्रेजेंट लॉ बेल लॉ में आपका ये दोनों ही चीज़ देखने को मिलता है कि जो गरीब है उसको बेल अगर मिल भी जाए तो जो उसका कंडीशन होता है उसको फुलफिल नहीं करना के लिए सक्षम होता है, या इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बेल का कि जो आदमी नहीं इलिटरेट है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि बेल कैसे लिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों सोशियो इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल बैरियर वाला जो है जो अभी प्रेजेंट लॉ में है, इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो राइटर बता रहा है कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ कहाँ है, तो इस चार सब टॉपिक में बताया है। लैक ऑफ सेफगार्ड एक है, अप्रोच टू बेल एडजुडिकेशन वो है, चैलेंज इन बेल कंप्लायंस एक तो ये है, खुद बेल कंप्लायंस में ही कुछ प्रॉब्लम है, और फॉल अजम्पशन ही गलत किया जाता है किसी किसी चीज में, और क्या है ये चारों को हम लोग देख लेते हैं। तो भाई सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट ऐसे है ही नहीं है इसमें कि कोई आर्बिट्री अरेस्ट कर रहा हो तो उसके लिए हमारा सेफगार्ड नहीं मौजूद है। इसमें एक चीज बात ये बताया गया है कि जैसे अगर ये सेफगार्ड नहीं होने के कारण हमारा जो गरीब आदमी है, डिसएडवांटेज जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है, ठीक है। कारण क्या है इसमें, तो वेग जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट है इसमें, लॉ में ही है वेज कि भाई अगर पुलिस को लगता है कि नेसेसरी है इसको अरेस्ट करना, अगर हम नहीं अरेस्ट करेंगे तो हम ये इंश्योर नहीं करा पाएंगे कि ये कोर्ट में आदमी फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको आप जेल में ही रखो, ठीक है। तो ये तो वेगनेस हुआ ना कि आप उसको ला नहीं पाओगे, इसलिए हम नेसेसरी है कि इसको आप जेल में ही रखो। एक तो ये सेफगार्ड इसमें नहीं है, वेगनेस है इसमें, वेग जस्टिफिकेशन फॉर अरेस्ट। दूसरा है अप्रोच टू बेल एडजुडिकेशन, तो जो बेल का पावर है, पावर टू ग्रांट बेल किसके किसके पास, दो चीज, एक तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है और वो एक फैक्ट देखता है, हर एक केस में अपना फैक्ट देखेगा कि इसको बेल दिया जाए या नहीं जाए। लेकिन इस डिस्क्रिशन को कम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा एक गाइडलाइन जारी किया, उसमें 2-3 चीज को भी रखा, मतलब बेल को भी रखा, रिलीज करो वो भी है, और डिनायल है वो भी है, और अगर बेल देना है तो उसमें कुछ कंडीशन भी है कि ये कंडीशन फुलफिल करोगे तब आपको बेल मिलेगा, कोई पार्टिकुलर कंडीशन दे देगा। तो ये 2-3 चीज का प्रेजेंट है उस गाइडलाइन में। अब रिलीज कब होगा, रिलीज देखेगा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूज्ड क्या है, लाइकलीहुड ऑफ एक्यूज, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई जो एक्यूज है वो भाग जाए या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करे, तो तब ये सारा फैक्ट चेक करके आपको बेल देगा कि डिनायल देगा या कोई कंडीशन लगा दे, ठीक है, ये यूज करता है। तो जो बेल कंडीशन है, जो अगला हम लोग ये भी पढ़ेंगे, यहाँ पे देखे थे जो बेल कंप्लायंस है उसमें ही चैलेंज है, तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे अगर बेल मिलता है, अगर बेल मिला तो किसी में आपका कंडीशन डाल दिया जाता है कि भाई कैश बॉन्ड दीजिए, श्योरिटी बॉन्ड दीजिए, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप दीजिए। तो ऐसा थोड़ी है कि सबके पास पैसा होगा ही, कोई ऐसा भी है कि ये चीज़ फुलफिल नहीं कर पाता है, और आपका कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, आपको जेल में ही रहने का, अगर आप जो बेल कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आप जेल में रहोगे। इसी में जो राइटर बता रहा है कि 40% ऐसा केस है अभी जो कि आपका इस कैटेगरी के आदमी जो जेल में अभी हैं, ठीक है। तो जो चैलेंज है आपका, एक पहला पॉइंट हम लोग ये देख लिए कि भाई इसमें जो कंडीशन है वही हार्श कंडीशन हो जाता है, जो कि बहुत आदमी को के रीच में नहीं होता है, ठीक है। कैश दे दिए और आदमी के पास पैसा ना रहा तो
जो प्रॉपर्टी ही नहीं रहा। ऐसा थोड़ी है कि सारे आदमी के पास प्रॉपर्टी होगा, ऐसा भी तो है, बहुत आदमी की जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, फैमिली उसको छोड़ चुका है। तो आईडी प्रूफ ये सब जो मांग करता है, जैसे यहाँ पे हम लोग और देख रहे हैं फैक्टर सच एज लैक ऑफ रेसिडेंट, ठीक है, आईडी प्रूफ, अबेंडमेंट बाय द फैमिली छोड़ दिया है। फिर लिमिटेशन इन नेविगेटिंग द कोर्ट सिस्टम ऑल्सो अंडरमाइन द अंडर ट्रायल एबिलिटी टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशन, ठीक है। तो ये सब भी कंडीशन है जो आपको जो फुलफिल नहीं करने के कारण जो अंडर ट्रायल का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बेल सिस्टम का एक लूप होल के तौर पे कह सकते हो या फ्लॉ कह सकते हो। अगला है हमारा फ्लॉ अजम्पशन। इसमें ये बता रहा है कि जो ये मान के चला गया है कि अगर फाइनेंशियल लॉस जरूरी है कि ये इंश्योर करने के लिए कि ये आदमी फिर से दोबारा कोर्ट में आएगा, आप इसीलिए आप तो पैसा ले रहे हो, तो ये सरासर गलत है, ठीक है ना। ये फॉल अजम्पशन ये माना गया, ऐसा कैसे है कि फाइनेंशियल लॉस होगा तभी आदमी आएगा, तो ये पॉइंट ही बेसलेस है। ये 4 पॉइंट है। इसमें एक चीज क्या जो राइटर बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि आप इंपेरिकल डेटा पूरा लीजिए और उसको डायग्नोसिस करने के बाद ही आप अपना लॉ बनाइए, डायग्नोसिस करिए, उस डेटा को बनाइए, पहले इंपेरिकल डेटा को खोजिए, उसको डेवलप करिए, उस पर रिसर्च करिए और उसके बाद उससे जो निकलता है उसको यूज करके अपना नया लॉ बनाइए, ठीक है। तो ये तो रहा आज वाला जो आर्टिकल था, उसमें कल वाले आर्टिकल में भी कुछ अच्छा चीज बताया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो बात किया गया है कि जो राइटर बोल रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इसके लिए बोल रहा है कि भाई आपको बेल मिलना चाहिए, जेल नहीं, लेकिन जब हम लोअर कोर्ट में देखते हैं तो मामला कुछ दूसरा ही है, ठीक है। ये इतना हार्श कमेंट कर देता है कि भाई पुलिस ऑफिसर को ऐसा डर रहता है कि अगर हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकता है, तो जो अक्यूज है उसको भी, जो नहीं अक्यूज है उसको भी लेकर आ जाता है, ठीक है। तो इम्पल्सिव डिसीजन का जो इम्पल्सिव डिसीजन ले रहा है पुलिस ऑफिसर, ये लोअर कोर्ट का जो कमेंट है उसके कारण ही हो पा रहा है, ठीक है। तो लोअर कोर्ट को भी एश्योर होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहा है वो लोअर कोर्ट को क्लियर एंड कट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उस पर भी उसका गाइडलाइन, उसको भी गाइडलाइन को फुल्ली फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर ये जो इम्पल्सिव डिसीजन है पुलिस ऑफिसर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा ये है कि पुलिस ऑफिसर ये मानता है कि अगर हम इसको कस्टडी में रखेंगे, पीटे उठेंगे, तभी ये आदमी जाकर हमको सच्चाई बताएगा। तो एक ये भी एक बिलीव है, पुलिस ऑफिसर का बिलीव है कि रिगरस कस्टडी में रहेगा तभी वो ट्रूथ हमको बताएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपका राइटर बता रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो एक तो बोल रहा है कल्चरल चेंज लाना जरूरी है सारे पुलिस ऑफिसर में, ऊपर से नीचे तक। दूसरा है कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि हम नया लॉ ला देंगे और उससे हमारा जो ये अभी प्रॉब्लम, जो क्राइसिस है, जो आपका यहाँ क्राइसिस जो चल रहा है इंडियन क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम पे, ये ठीक हो जाएगा। हम बेल लॉ लाकर इस पे अगर चाहेंगे कि ठीक कर दे तो ये गलत मानना होगा। हमको एक और चेंज करना होगा, हमारा क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में भी कुछ रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ये राइटर बोल रहे हैं कि करना पड़ेगा। एक तो और बोले कि जो इथिकल जो चेंज लाना है, तो उसमें बोले कि रोल ऑफ इथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रेजेंट माइंडसेट को चेंज करने के लिए। अगर प्रेजेंट माइंडसेट जो पुलिस का, ब्यूरोक्रेट लीडरशिप का जो है, उसको अगर चेंज करना है तो इथिक्स का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना ही चीज था इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना होगा। तो इथिकल मतलब डायमेंशन है, और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में भी चेंज करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बेल लॉ लाने से काम चलने वाला है, ठीक है। कल्चरल चेंज लाने का जरूरत है। एक चीज और इसमें बताया गया है कि भाई हमारा जो ओवर क्राउडिंग प्रिजन जो है, जेल हमारा ओवर क्राउडिंग है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम है अभी। तो एक तो करप्शन का जो है वो बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, हाइजीन वहाँ पे घट रहा है, तो ये इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो आर्टिकल था, दोनों आर्टिकल को मिलाकर आज हमको आप ये बताए हैं। इसको ध्यान से आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, सारा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बात कर लिए। लास्ट आर्टिकल है हमारा, ये बेसिकली मंकी पॉक्स से है, जो WHO अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया इसको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बात किया गया है कि क्या हम अभी जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो आया है, तो ये ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट देखकर इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो बात आपसे पूछ सकता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होता क्या है, तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा। क्या सिर्फ ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये एक मिनट, ये जो है नॉट नेसेसरली बी इन्फेक्शियस डिजीजेस, सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीजेस में ही ये नहीं यूज होता है, ठीक है। इवन रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट और हैजार्डस केमिकल कुड क्वालिफाई। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज में ही PHEIC नहीं घोषित किया जाता है, उसके अलावा रेडियो एक्टिव रहा और हैजार्डस केमिकल का भी अगर हमको खतरा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फैटिलिटी रेट इसमें बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो के करीब है। कोविड-19 का इतना है नहीं।
और इसका जो है प्रोलॉन्ग फिजिकल कॉन्टैक्ट के कारण पेशेंट में स्प्रेड होता है। ठीक है, ये इस आर्टिकल से बाहर का है, तो ये हम बात की है। इसमें एक चीज़ ये बताया जा रहा है कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। ऐसे ये तो इन्फेक्शियस होता नहीं था आज तक, तो ये आपका क्या मंकी पॉक्स को मान के रखा गया था कि ये आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और इसमें ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। अभी कारण इसका एक जो मेन माना गया है कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रिड्यूस इम्यून सिस्टम अगेंस्ट, ये बेसिकली रिड्यूस इम्यून सिस्टम जो है, इसके कारण जो है ये मंकी पॉक्स जो है और एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा आया ही है, ये साउथ अफ्रीका में पहले से भी था, अफ्रीकन कंट्री में था ही, लेकिन इतना तेजी से ये फैलता नहीं था। फैलने का अभी जो मेन कारण बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना होगा, इम्यून जो रिडक्शन इन इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इसमें खास कर जो स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट में हमारा जो इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो मंकी पॉक्स बढ़ गया। तो एक आप इसको लिंक कर सकते हो कि कोविड जो हम लोग एक चीज यहाँ था, हाँ यहाँ इट इज बिलीव टू बी स्प्रेड ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड इट्स फैटल ओनली टू द एक्सट्रीमली इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है ना, तो यहाँ इम्यून कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज बताया है कि कैसे और बढ़ता है, सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड इन मैन हु हैव सेक्स विद द मैन। एक यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिलता है कंडीशन। WHO यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दिया है कि एक सर्वेलेंस आप स्टार्ट रखो, सर्वेलेंस करो, दूसरा अवेयरनेस बढ़ाइए, और तीसरा जो है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोसिस किट्स वगैरह अवेलेबल करिए, इस पर काम करिए। ठीक है, तो इसमें आपका हाँ एक चीज़ और बताया है इसमें कि ओपेकनेस नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप पिछले मेजर में आप देखे थे, पैनिक वगैरह ना हो, उसके कारण आप न्यूज़ बताओ ही नहीं। तो पैनिक वगैरह का जो पिछले कोविड में जो हमारा जो प्रॉब्लम था, उससे कुछ सीख लेकर हमको इसको टैकल करना चाहिए। बेसिकली अभी इस पे और आएगा। ठीक है, अभी तक फिलहाल आपको पता होगा कि इस टाइप से हम लोग 6 से हम लोग प्रीवियस जो मतलब हम लोग पैनिक हुए हैं। एक 2009 में N1H1 वायरस, एक बार हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि हम लोग एक तो N1H1 2009 का है, H1N1 आई थिंक सो, H1N1 है, H1N1 2009 में। ठीक है, 14 में इबोला है ना, 2014 में देखे हम लोग। 16 में आप क्या देखे, जीका वायरस। ठीक है, उसके बाद आप 2019 में इबोला, फिर से 19 में इबोला आ गया। ठीक है ना, 2019 में इबोला, और 2020 में आपका कोविड। ये सारे में हम लोग आपका PHEIC यूज किए हुए हैं। तो ध्यान रखिए कि पहली बार नहीं है ये, तो हम लोग अभी तक 6 बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।